हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे पीजीटी टीजीटी में फ़िज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 2016 और प्रीवियस ईयर में आए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर एनालिसिस करके मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं। तो जो भी टीजीटी और पीजीटी हिमाचल प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं और फिज़िक्स सेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये 2016 पीजीटी में और टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। पीजीटी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी में कैसे, आगे डिस्कस करते हुए मैं बताऊंगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ना कि एक अकेला ब्लैक बॉडी रेडिएशन हिंट है, लेकिन इसके अंदर स्टीफन लॉ, बोल्ट्स, स्टीफन लॉ, बीन्स लॉ, ये सारे लॉ भी इसके अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कौन सा लॉ आता है, जैसे स्टीफन लॉ आता है, वीन्स लॉ आता है, रेले जीन्स लॉ आता है, इनसे बहुत एमसीक्यू बनते हैं। आइए समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन डजंट मीन कि कोई कलर से ब्लैक बॉडी है। इसमें कलर का नहीं रहता है। ब्लैक बॉडी इसीलिए नाम पड़ा है, मान लो कोई भी बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी आ रही है जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, जैसे λ1 है, λ2 है, λ3। अब ये बॉडी क्या करेगी, ये सभी वेवलेंथ, क्योंकि ये वेवलेंथ अलग अलग है, इन सभी वेवलेंथ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। तो इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉडी पड़ा। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसा सरफेस या ऐसी बॉडी जो डिफरेंट वेवलेंथ को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। फिर हमें बात आती है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, जब इस तरह का सरफेस जो अलग अलग वेवलेंथ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, तब वो चीज़ों को रेडिएट करता है, इसीलिए उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। ये था जनरल डिस्कशन जो कि नॉलेज के लिए था। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉडी का ये ग्राफ है, ये ग्राफ समझ गए तो पूरा ब्लैक बॉडी आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ में एक तरफ को एनर्जी लिखा हुआ है और एक तरफ को वेवलेंथ। देखिए ये साइड जो है एक्स एक्सिस में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इस पॉइंट पे वेवलेंथ अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है। जैसे आप एक्स एक्सिस में जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और वाई एक्सिस में जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी को आप इंटेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी या इंटेंसिटी एक ही बात है। अब ना इस ग्राफ में मैं बोल सकती हूँ कि एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ग्राफ को देख सकते हैं। पहली वेव इस तरह से जा रही है, और यहाँ आके ये कम हो जा रही है, दूसरी किसी पर्टिकुलर हाइट पे जा रही है, फिर आके ये सिकुड़ जा रही है, तीसरी किसी पर्टिकुलर हाइट पे जा रही है, फिर आके सिकुड़ जा रही है। तो ब्लैक बॉडी एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ बताता क्या है, ब्लैक बॉडी एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ ये बताता है कि इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ बढ़ती है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वेवलेंथ बढ़ती है, देन उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। मतलब जब आप एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद डिक्रीज करेगी। तो एमसीक्यू कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि व्हेन वी इंक्रीज एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन देन इट्स वेवलेंथ डैश increase decrease constant, firstly increase then decrease, firstly decrease then decrease या increase। तो आप कहेंगे जब आप ब्लैक बॉडी सरफेस के ऊपर एनर्जी या इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ पहले तो इंक्रीज करेगी, लेकिन बाद में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इनका क्या मतलब है, जैसे 4000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये वेवलेंथ है, मतलब ये जो वेवलेंथ है मैक्सिमम के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर है, और ये वेवलेंथ इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये वेवलेंथ मैक्सिमम है। इतना मतलब है, मतलब टेम्परेचर और इंटेंसिटी का डायरेक्टली रिलेशन तो है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वेवलेंथ भी बढ़ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो रुक जाएगी और फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। अब ये इतना था, इस ग्राफ को हम आगे भी समझेंगे। अभी यहाँ से इतना समझ लीजिए कि एनर्जी के साथ वेवलेंथ फर्स्टली इंक्रीज करती है देन डिक्रीज करती है। अब बात आती है कि ब्लैक बॉडी में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ क्या आता है।
अभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ब्लैक बॉडी में, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्टीफन लॉ, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, या इसका ग्राफ दे दिया जाएगा, विन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ। अभी देखिए स्टीफन लॉ क्या कहता है। स्टीफन लॉ होता है आपके पास, आपको इस तरह से दिया जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। सिग्मा तो स्टीफन कांस्टेंट हो गया कि एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के बराबर है। आइए समझते हैं अब कैसे एनर्जी टेम्परेचर की फोर्थ पावर के बराबर हुई। अब स्टीफन लॉ में क्या होता है, जो इंटेंसिटी है, जैसे आपने यहाँ देखा जो एनर्जी है, एनर्जी मीन्स इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर के 4 गुना, मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर की पावर 4, मतलब इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे 2 है तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 2 की पावर 4। तो इंटेंसिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, हीट अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो हीट अपॉन एरिया इनटू टाइम, अगर आप एरिया को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो बचेगा हीट अपॉन टाइम। हीट अपॉन टाइम आपको हमेशा से पता है, हीट अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो दूसरी तरफ स्टीफन लॉ में आप ये भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी का 4। ए हो गया सरफेस एरिया, सिग्मा हो गया स्टीफन कांस्टेंट, और स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कुछ 6 होती है। तो मतलब सम टाइम आपको ये भी लिखा आ सकता है कि एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, और सम टाइम ये भी बोल सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू टी की पावर 4। मतलब स्टीफन लॉ कहता है जैसे जैसे आप एनर्जी, जिसको इंटेंसिटी भी कहा जाता है, उसको बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 गुना, टी की पावर 4 हो जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये था परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अब आता है अगर कुछ और बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई और बॉडी है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो और बॉडी है तो एनर्जी